साल 2014 की बात है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों की राजनीति में दखल रखने वाले दो व्यक्ति आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक थे अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, जबकि दूसरे का नाम याया लापिड था। वो उस समय इजराइल की संसद के सदस्य थे। बाइडेन ने चुटकी लेते हुए कहा था, अगर मेरे बाल आपके जैसे होते तो मैं राष्ट्रपति होता। तब लापिड ने हंसते हुए जवाब दिया था, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, अगर मेरी लंबाई आपके जितनी होती तो मैं इजराइल का प्रधानमंत्री होता। कट टू 2022। 8 बरस बाद दोनों व्यक्ति फिर से मिलते हैं। संयोग देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जबकि याया लापिड इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। आज हम जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। 13 जुलाई को दौरे के पहले दिन बाइडेन इजराइल पहुंचे। उसी रोज उनका एक इंटरव्यू रिलीज हुआ इजराइल के चैनल 12 टीवी पर। इस इंटरव्यू में बाइडेन का रुख थोड़ा बदला सा दिखाई दिया। बाइडेन बोले, हम ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकी संगठन वाली लिस्ट से नहीं हटाएंगे, चाहे इससे 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील पर ताला लग जाए। अगर ईरान को परमाणु हथियार से रोकने के लिए सेना उतारनी पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। IRGC और ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के बारे में हम दुनियादारी में आपको पहले से बता चुके हैं। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम ब्रीफ दे देते हैं। 1979 के साल में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। नया निज़ाम एक ऐसी सेना चाहता था जो इस्लामिक मूल्यों के साथ साथ इस्लामिक क्रांति के विचार की भी सुरक्षा करे। इसके लिए खुमैनी ने IRGC का गठन किया। तय ये हुआ कि रेगुलर आर्मी ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करेगी, जबकि IRGC घरेलू मामले को देखेगी। कालांतर में ये सिस्टम आपस में नत्थी हो गया। IRGC का दखल बढ़ता गया। IRGC देश से बाहर भी ऑपरेशन चलाती है। अमेरिका का आरोप है ये आतंकी घटनाओं की साजिश रचती रही है, इसलिए अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। 2015 की न्यूक्लियर डील के दौरान भी ईरान ने IRGC से प्रतिबंध हटाने की मांग रखी थी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। 2018 में अमेरिका ने डील छोड़ दी, तब से ये डील अटकी पड़ी है। 2022 में इस पर नए सिरे से बात होनी शुरू हुई है। इजराइल दावा करता है कि वो किसी भी कीमत पर यह डील नहीं होने देगा। अब जो बाइडेन ने इजराइल के मन की बात कह दी है, जानेंगे उनके बयान का मतलब क्या है। बाइडेन मिडिल ईस्ट विजिट के दौरान वेस्ट बैंक भी जाएंगे, जहां वो फिलिस्तीन अथॉरिटी से मुलाकात करेंगे। 4 दिनों की विजिट का आखिरी पड़ाव सऊदी अरब होगा। तो आज हम जानेंगे बाइडेन के दौरे के पहले दिन क्या क्या हुआ और आगे क्या होना बाकी है। साथ ही ये I2U2 क्या है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। समझेंगे इसे पश्चिम एशिया का नया क्वाड क्यों कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के बाद बात होगी श्रीलंका की। 13 जुलाई की सुबह राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए थे। मालदीव में भी उनका विरोध होना शुरू हो गया। इसके बाद खबर आई कि राजपक्षे अब सिंगापुर जाएंगे। क्या उनका प्लेन सिंगापुर पहुंच पाया और इन सब के बीच श्रीलंका में क्या नया हुआ? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू FM लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात जो बाइडेन और उनके मिडिल ईस्ट के दौरे की। 13 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान इजराइल में उतरा। जो बाइडेन का ये 10वां इजरायली दौरा है। हालांकि बतौर राष्ट्रपति ये उनकी पहली विजिट है। वैसे इतिहास की बात करें तो बाइडेन 50 वर्ष पहले पहली दफा सेनेटर चुने जाने के बाद इजराइल आए थे। पहले दिन बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री याया लापिड से मुलाकात की।
सरकार भंग होने के बाद से लापिड अंतरिम प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों नेताओं ने अमेरिका इजराइल संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान इजराइल ने उन्हें कुछ अत्याधुनिक हथियार भी दिखाए। इनमें आयरन बीम भी शामिल है। इसे बनाने में अमेरिका ने भी मदद की है। इजराइल आयरन बीम को गेम चेंजर बताता है। ये एक लेजर डिफेंस सिस्टम है। इसे बनाने में 2 दशक लगे हैं। इजराइल का दावा है ये डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स, मिसाइलों और रॉकेट्स के हमलों को रोकने में अधिक कारगर साबित होगा। फिलहाल इजराइल आयरन डोम और डेविड स्लिंग नाम के 2 डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। आयरन बीम के आने से उसकी सुरक्षा पंक्ति और मजबूत हो गई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में सहयोग के ऊपर बात हुई। ये रहे औपचारिक पहलू। अब असल मुद्दे पर आते हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच जिन 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक है ईरान न्यूक्लियर डील और दूसरा इजराइल फिलिस्तीन विवाद। पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझते हैं। बाइडेन का पिछला इजराइल दौरा 2016 में हुआ था। उस समय वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तब से अब तक मिडिल ईस्ट की राजनीति में काफी पानी बह चुका है। 2015 तक इस इलाके में अमेरिका का रोल मध्यस्थता का था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होती थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की पॉलिसी बदल गई। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से इजराइल के संबंध सुधारने की पेशकश की। इसी का नतीजा था अब्राहमिक समझौते। 2020 तक इजराइल के सिर्फ 2 अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध थे, इजिप्ट और जॉर्डन। अब्राहमिक अकॉर्ड्स के बाद इजराइल 3 और अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बना चुका है। ये हैं बहरीन, मोरक्को और यूएई। चर्चा ये भी है कि इजराइल मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ सुरक्षा समझौता भी कर चुका है। हालांकि इन देशों का नाम अभी बाहर नहीं आया है। वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को लेकर भी अमेरिका ने अपनी नीति बदली। बाकी दुनिया ने अब तक वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जे को मान्यता नहीं दी है, सिवाय अमेरिका के। ये काम भी ट्रंप प्रशासन के दौरान हुआ था। इसके चलते फिलिस्तीन अमेरिका पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप वाली नीति अभी भी बरकरार है। बाइडेन के कार्यकाल में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जानकारों की माने तो अमेरिका ने फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। न्यूयॉर्क में इजरायली दूतावास के अलोन पिंकास का कहना है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद अब अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है, इसलिए बाइडेन के हालिया दौरे में इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत होने के आसार कम ही हैं। इन सब दलीलों के बावजूद वर्तमान दौरे में बाइडेन का वेस्ट बैंक का दौरा भी तय है। बाइडेन वहां फिलिस्तीन के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा कर सकते हैं। इजराइल की तरफ से हुई कुछ घोषणाओं से भी इस बात के संकेत मिलते हैं। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को 1500 नए वर्क परमिट जारी करेगा। वो फिलिस्तीनी नागरिकों को घर बनाने में भी मदद करेगा। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कब्जे वाले इलाकों में इजराइल फिलिस्तीन की संपत्ति को मान्यता नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे की, ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के बीच एक डील हुई थी जिसमें तय ये हुआ था कि अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध कम करेगा। इसके बदले ईरान स्वतंत्र इंस्पेक्टर्स को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करने की इजाजत देगा। इजराइल शुरुआत से ही इस डील के खिलाफ रहा है। ट्रंप आए तो उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर अपनी नई रणनीति के तहत डील को कैंसिल कर डाला। इस कदम का इजराइल ने स्वागत किया, लेकिन एक असर ये भी हुआ कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी ला दी। इस बीच मोसाद की तरफ से कई बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। उसके न्यूक्लियर वैज्ञानिकों पर भी हमला हुआ, जिसके चलते ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को जमीन के अंदर बनाना शुरू कर दिया ताकि उनकी आसानी से पहचान ना हो और वे हमले से बचे रहें। जनवरी 2021 में अमेरिका में सत्ता बदली। ट्रंप गए, बाइडेन आए। उन्होंने बंद पड़ी न्यूक्लियर डील को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन गरारी फंसी एक मुद्दे पर। अमेरिका ने ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की एक ब्रांच IRGC को आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला हुआ है। ईरान का कहना है जब तक IRGC को लिस्ट से नहीं हटाओगे हम न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं करेंगे। अमेरिका IRGC को लिस्ट से हटाने को राजी नहीं है, लेकिन कोशिशें अब भी जारी हैं। इजराइल का पक्ष क्या है? इजराइल नहीं चाहता किसी भी हालत में डील दोबारा साइन हो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा इस डील की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बाइडेन के एक ताज़ा बयान पर नजर डालिए। इजरायली टीवी को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा, ईरान से खतरनाक सिर्फ एक चीज है और वो है परमाणु हथियारों से लैस ईरान। बाइडेन ने आगे कहा कि डील से बाहर निकलना पिछले राष्ट्रपति यानी ट्रंप की बड़ी गलती थी। ईरान अब न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के और भी नजदीक पहुंच चुका है। अगर हम डील को दोबारा लागू कर सकें तो हम ईरान पर बेहतर नजर रख पाएंगे।
इसके बाद बाइडेन से पूछा गया ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए क्या वो बल प्रयोग के लिए तैयार हैं। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया, अगर यही आखिरी रास्ता हुआ तो यकीनन। बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो IRGC को आतंकी संगठनों की लिस्ट से नहीं हटाएंगे। जानकारों का मानना है कि बाइडेन इस दौरे पर इजराइल को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो UAE और इजिप्ट जैसे देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। सऊदी अरब के दौरे पर इस मुद्दे पर बात हो सकती है क्योंकि सऊदी अरब भी ईरान का दुश्मन है। इजराइल से उसने अभी तक राजनयिक संबंध नहीं बनाए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। ईरान की क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। दुनिया भर के देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नजर रखने वाली एक संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इनके अपने इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर इंस्पेक्टर कहा जाता है। ऐसे एक इंस्पेक्टर हैं राफेल ग्रोसी। ग्रोसी के अनुसार ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी आगे बढ़ चुका है। वो एटॉमिक ग्रेड का यूरेनियम बनाने की राह में काफी आगे बढ़ चुका है। जल्द ही उसके पास परमाणु हथियार बनाने की शक्ति भी होगी। ग्रोसी का कहना है एक बार ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर ले तो उसके देखा देखी मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में अभी सिर्फ इजराइल ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। हालांकि इजराइल ने आज तक ये बात स्वीकार नहीं की। सऊदी अरब पहले भी कह चुका है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा तो वो भी बनाएगा। दौरे के आखिरी चरण में बाइडेन सऊदी अरब जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 14 जुलाई को इजराइल में बाइडेन एक और सम्मेलन में भाग लेंगे। इस समिट में अमेरिका एक और गुट की शुरुआत करने जा रहा है जिसका नाम है I2U2। I2U2  4 देशों का गुट है, इंडिया, इजराइल, UAE और US। 2 U और 2 I से मिलकर बना I2U2। इस संगठन को पश्चिम एशिया के नए क्वाड की तरह देखा जा रहा है। कैसे हुई शुरुआत ये भी बताते हैं। 2020 में हुए अब्राहमिक रिकॉर्ड्स के बाद से इजराइल और UAE के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसमें अमेरिका का बड़ा रोल रहा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत और इजराइल के संबंधों में तेजी आई है। मध्य पूर्व में अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान पर नजर रखने के लिए बाकी देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए। इसी का नतीजा है I2U2। अक्टूबर 2021 में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। यहीं पर I2U2 की नींव भी रखी गई थी। मकसद क्या है I2U2 का? मीडिया रप्टों के अनुसार I2U2 के माध्यम से सदस्य देश आपस में व्यापार, एनर्जी, स्वास्थ्य, स्पेस आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएंगे। 14 जुलाई को I2U2 का पहला सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री यायर लैपिड सशरीर मौजूद रहेंगे, जबकि PM मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद वीडियो कॉल के जरिए इसमें जुड़ेंगे। बाइडेन के दौरे से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आती है सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। 13 जुलाई की दुनियादारी में हमने आपको राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मालदीव भागने की पूरी कहानी सुनाई थी। साथ ही ये भी बताया था कि मालदीव में विरोध के बाद गोटबाया सिंगापुर निकलने के लिए राजी हो गए हैं। उसके बाद क्या क्या हुआ? राजपक्षे भागने से पहले लगातार कहते रहे कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 37(1) का इस्तेमाल किया। इसके तहत श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी शक्तियां सौंप सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। राजपक्षे के भागते ही पब्लिक दोबारा सड़कों पर उतर आई और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। ये लोग विक्रमसिंघे के भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कुर्सी संभालते ही विक्रमसिंघे ने मिलिट्री को बल प्रयोग की खुली छूट दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस से हुई झड़प में 45 लोग घायल हो गए और 1 की मृत्यु हो गई। नाराज भीड़ ने संसद भवन का भी घेराव करना शुरू कर दिया था। सेना ने किसी तरह लोगों को वहां से हटाया। हालात बिगड़ता देखकर सरकार ने कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। कोलंबो में 15 जुलाई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा एदिवर्धना ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से बात कर इस्तीफा सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर राजपक्षे ने जल्द से जल्द अपना इस्तीफा नहीं दिया तो वे उन्हें पद से हटाने पर विचार कर सकते हैं। अब सवाल ये कि राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या और दे दिया तो क्या? संविधान के आर्टिकल 37(1) के तहत रानिल विक्रमसिंघे के पास राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। वो कब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? इस आर्टिकल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में यदि राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते तो संसद को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया तो
राजपक्षे के इस्तीफा सौंपते ही संविधान का आर्टिकल 40 लागू हो जाएगा। इस आर्टिकल के तहत भी विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक। राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होते ही नियम है कि संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। ये चुनाव 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। चूंकि उम्मीद थी कि 13 को राजपक्षे का इस्तीफा आ जाएगा, इसलिए स्पीकर अबेवर्दना ने घोषणा कर दी थी कि 20 जुलाई को चुनाव होंगे, लेकिन राजपक्षे का इस्तीफा पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा। खुद राजपक्षे कहां हैं? डेली मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार राजपक्षे और उनकी पत्नी अभी भी मालदीव में हैं, जहां वो एक प्राइवेट जेट का इंतजार कर रहे हैं। राजपक्षे का गंतव्य है सिंगापुर, जहां से वो सऊदी अरब चले जाएंगे। इससे पहले राजपक्षे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर सुरक्षा कारणों से उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। इस बीच एक खबर यह भी है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कुछ सरकारी बिल्डिंग्स को खाली कर दिया है। इनमें राष्ट्रपति का घर भी शामिल है। हालांकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के दफ्तर में बने रहेंगे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका की एक अदालत ने CIA के एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डेटा लीक मामले में दोषी करार दिया। उसका नाम जोशुआ सुल्थ है। ये CIA के इतिहास में डेटा की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। जोशुआ ने साल 2010 में CIA ज्वाइन किया था। धीरे धीरे अपने काम की बदौलत वो CIA में आगे बढ़ते गए। कुछ ही वक्त में जोशुआ को एजेंसी की सर्वोच्च सुरक्षा मंजूरी मिल गई। इसके बाद वो CIA के हेडक्वार्टर पहुंचे। वो वहां CIA की हैकिंग यूनिट के साथ काम करने लगे। जोशुआ एजेंसी के लिए ऐसे सूट तैयार करते थे जिनके जरिए कंप्यूटर, आईफोन, एंड्रॉयड फोन के साथ साथ स्मार्ट TV भी हैक की जाती थी। जोशुआ के साथ सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई। साल 2016 में उनके ऊपर डेटा चोरी के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने क्लासिफाइड डेटा विकीलीक्स को प्रेषित किया है। आरोप लगाने वालों का कहना था कि जोशुआ की अपने सहकर्मियों से नहीं बन रही थी। ऑफिस में उनके कई काम डेडलाइन से बाहर जाते जा रहे थे। उनके कई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पीछे चल रहे थे। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर जोशुआ ने बदला लेने के लिए डेटा लीक कर दिया। इसको कवर करने के लिए जोशुआ ने जांच एजेंसी से झूठ बोला था। आरोपों पर जोशुआ ने क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने बदला लेने के लिए डेटा लीक कर दिया है। ये महज एक कल्पना है। उनका कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जोशुआ 2018 से सलाखों के पीछे हैं। उन पर यह आरोप भी है कि जेल में उन्होंने फोन की तस्करी की। उन्होंने CIA साइबर समूहों के बारे में एक रिपोर्टर को जानकारी भेजने का प्रयास भी किया। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने फैसले के बाद एक बयान में कहा कि आज जोशुआ को अमेरिकी इतिहास में जासूसी के सबसे क्रूर और हानिकारक कृत्यों में से एक के लिए दोषी ठहराया गया है। ये अमेरिका के लिए दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों से चल रही लड़ाई में बड़ी जीत है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।